गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, जो है VCB का नेम प्लेट। आप लोग VCB तो बहुत सारी जगह पे यूज़ करते हुए देखे होंगे, इंडस्ट्री में खास करके ये सब चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो एक्चुअल में ये VCB का जो नेम प्लेट होता है, उसका हर एक पॉइंट वो क्या इंडिकेट करता है, उसका नेम प्लेट को कैसे रीड करना चाहिए, आज हम लोग ये नेम प्लेट के द्वारा जानने का कोशिश करेंगे। तो ये एक है ABB का VD4 मॉडल का एक VCB यूनिट। तो आइए आज इसका पूरा नेम प्लेट का क्या क्या कुछ दिया हुआ है, इसका हर एक जो पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है वो क्या क्या चीज़ को दर्शाता है, वो आज हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पे जो है ये तो ABB का मॉडल नंबर दिया हुआ है, ये जो है ये ब्रांड नेम होता है, और ये जो होता है ये है सीरियल नंबर। ये हर एक ब्रांड का, हर एक मॉडल का, हर एक ब्रेकर का इंडिविजुअली एक सीरियल नंबर होता है। और ये जो प्रोडक्शन ईयर है ये दर्शाता है कि ये जो ब्रेकर है ये कौन सा ईयर में मैन्युफैक्चर हुआ है। ये चीज़ जो प्रोडक्शन ईयर है ये वो दर्शाता है। और यहाँ पे एक IEC 62271/100 दिया हुआ है। ये है IEC स्टैंडर्ड, ताकि हर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बन रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वो किसी ना किसी स्टैंडर्ड से आपका स्टैंडर्ड प्राप्त होना चाहिए। तो इसीलिए ये है स्टैंडर्ड का कोडिंग, ये IEC स्टैंडर्ड है। इसको देखकर आप लोग पता कर सकते हैं कि ये वैसा लोकल प्रोडक्ट नहीं है, ये IEC स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। उसके बाद ये जो है VD4, ये है इसका मॉडल नंबर। ये हर एक ब्रेकर का, हर एक मॉडल का मॉडल नंबर अलग अलग होता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, रेटेड वोल्टेज। ये रेटेड वोल्टेज क्या होता है कि हम लोग ब्रेकर को जिस कंटिन्यूअस वोल्टेज लेवल पर इसको यूज़ करने वाले हैं, ये उसका रेटिंग है, ताकि हम ये ब्रेकर को 36 kV तक कंटिन्यूअसली इस पे ऑपरेटिंग करा सकते हैं। ये वोल्टेज लेवल को हम लोग ऑपरेटिंग करा सकते हैं। उसके बाद आता है रेटेड करंट। रेटेड करंट यहाँ पे दिया हुआ है 1250 एम्पियर। तो इसका मतलब यही है कि वो ब्रेकर के थ्रू अगर मेरा कंटिन्यूअसली 1250 एम्पियर फ्लो होगा तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। वो विदाउट एनी डैमेज, विदाउट एनी प्रॉब्लम ये 1250 एम्पियर को सस्टेन करेगा। अगर उससे ज़्यादा होगा तब जाके ब्रेकर ट्रिप हो सकता है, उसका इंटरनल पार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये है उसका रेटेड करंट कैपेसिटी। ये मैक्सिमम 1250 एम्पियर तक कंटिन्यूअसली करंट को फ्लो करा सकता है अपने अंदर से, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आप लोगों को तो पता ही है, इंडिया का स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। तो ये है रेटेड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद यहाँ पे आता है इंसुलेशन लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। यहाँ पे देखिए इंसुलेशन लेवल पे यहाँ पे दो वैल्यू दिया हुआ है, एक है 70 kV और एक है 170 kV पीक। तो ये दोनों का मतलब क्या है? ये जो पहले 70 kV दिया हुआ है, इसका मतलब है रेटेड फ्रीक्वेंसी पर अगर कोई इनसाइड प्रॉब्लम के वजह से, कैसा प्रॉब्लम, मान लीजिए कि ब्रेकर में लोड अचानक से कम हो गया और अचानक से फेज 2 अर्थ फॉल्ट हो गया, तब क्या होता है, ये जो ब्रेकर का जो टिप पॉइंट होता है जहाँ पे बस बार के साथ कनेक्ट होता है, उसमें क्या होता है, वोल्टेज लेवल बहुत बढ़ जाता है। इन रश कंडीशन में वोल्टेज लेवल बढ़ जाता है। तब वो क्या होता है, तब वो लेवल वोल्टेज, ये तो रेटेड तो है 36 kV, लेकिन तब क्या होता है, वो जो वोल्टेज बढ़ जाता है ये बहुत हाई लेवल पे बढ़ जाता है। तो वो अगर ऐसा कभी कंडीशन हुआ ब्रेकर के अंदर कि इनरश वोल्टेज बढ़ गया, सडनली लोड बंद हो जाने से वजह से, या फिर फेज 2 अर्थ फॉल्ट हो जाने से वजह से, तो तब क्या होगा कि अगर 70 kV तक वोल्टेज वहाँ पे जनरेट हो गया, वोल्टेज इंक्रीज कर गया, तब भी वो जो ब्रेकर है वो सस्टेन कर लेगा। अगर उससे ज़्यादा होगा
तब उसका मूविंग कॉन्टैक्ट हो गया, जो क्लोजिंग कॉन्टैक्ट हो गया, मूविंग कॉन्टैक्ट हो गया, उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, इंटरनल पार्ट में डैमेज आ सकता है। लेकिन अगर इन दिस फॉल्ट कंडीशन 70 kV तक अगर वोल्टेज इंक्रीज कर गया, तब भी वो ब्रेकर विदाउट एनी डैमेज वो सस्टेन कर लेगा। उसके बाद आता है, देखिए यहाँ पे और एक वैल्यू दिया हुआ है 170 K VPK। ये क्या होता है, मतलब क्या है कि ये जो वोल्टेज दिया हुआ है, ये तो पहला वोल्टेज था, ये रेटेड फ्रीक्वेंसी पर था, रेटेड फ्रीक्वेंसी पे इंक्रीज सस्टेनेबल वोल्टेज था। लेकिन ये जो 170 के पीक वोल्टेज है, ये क्या दर्शाता है, जब ब्रेकर में कोई लाइटनिंग पड़ता है, जब लाइटनिंग पड़ता है तब तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होगा, ये तो बताना मुश्किल है। तब वो फ्रीक्वेंसी लेवल, वोल्टेज लेवल, करंट लेवल वो मेज़र करना इम्पॉसिबल है। तब क्या होता है, ये जो वोल्टेज है, तब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज नहीं रहता है, फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट पर वो क्या होता है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। तब अगर ऐसा कंडीशन हुआ कि लाइटनिंग जब होता है, तब अगर वोल्टेज लेवल 170 किलो तक वो पहुंच जाएगा, तब भी वो ब्रेकर सस्टेन कर जाएगा। ये टेस्टेड किया हुआ है, जब मैन्युफैक्चर होता है ये सब चीज़ टेस्टेड करके ये लोग भेजता है कि ये पहला जो है ये है रेटेड फ्रीक्वेंसी पर है, और ये जो है लाइटनिंग पड़ने पर वहाँ पे जो वोल्टेज लेवल बढ़ जाता है, इनरस जो वोल्टेज लेवल बढ़ जाता है, वो कितना लेवल तक बढ़ जाएगा ताकि जाके मेरा जो ब्रेकर है वो सस्टेन कर पाए। तो ये है 170 किलो वोल्ट तक, और ये है 70 किलो वोल्ट तक। ये जो है पहला वाला, ध्यान से सुनिए, पहला वाला जो है वो है रेटेड फ्रीक्वेंसी पर, पावर फ्रीक्वेंसी पर, इंक्रीजेबल सस्टेनेबल वोल्टेज। और ये जो होता है ये लाइटनिंग के कंडीशन पे होता है, तब जाके क्या होता है, फ्रीक्वेंसी भी बहुत बढ़ जाता है, वोल्टेज भी बहुत बढ़ जाता है, तब जाके अगर 170 किलो वोल्ट तक उसमें फ्लो कर गया, तब भी वो सस्टेन कर लेगा। ये जो है ये 1 मिनट के ऊपर यहाँ पे टाइम दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये जो सारा चीज़ है ये 1 मिनट तक ही यहाँ पे सस्टेन करता है। उसके बाद जाके इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। अगर 1 मिनट तक ये इंक्रीज वोल्टेज आ गया, तब तो जाके ब्रेकर ये विथस्टैंड कर जाएगा विदाउट एनी डैमेज। लेकिन अगर 1 मिनट से ज़्यादा हो गया, तब ब्रेकर में जो इंटरनल पार्ट्स होता है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकता है। और एक बात यहाँ पे है, यहाँ पे जो इंसुलेशन लेवल जो 170 किलो पिक वाला था, वो भी डिपेंड करता है सी लेवल पर, ताकि वो जो ब्रेकर मेरा इंस्टॉल्ड है वो हमारा जो सी लेवल होता है, सी लेवल मतलब वो समुद्र से कितना ऊंचाई पर है। अगर वो 1000 मीटर अप है, तब जाके ये जो आईसी स्टैंडर्ड है ये फॉलो करेगा। लेकिन अगर ये सी लेवल से 1000 मीटर से ऊपर इसको इंस्टॉल किया गया है, ताकि मान लीजिए 1200 पे 1300 मीटर पे इसको इंस्टॉल किया गया है, तब जाके क्या होता है, ये वैल्यू ये आईसी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता है, तब जाके ये कम वोल्टेज पर भी ब्रेकर का जो पार्ट्स है उसको डैमेज कर सकता है। तो ये सी लेवल पर भी ये डिपेंड करता है, लाइटनिंग पर तो ये डिपेंड कर ही रहा है, उसके बाद ये सी लेवल पर भी ये डिपेंड करता है। तो ये होता है इंसुलेशन लेवल का रेटिंग। उसके बाद आता है शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट। ये शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट क्या होता है, ये जो मान लीजिए कि ये मेरा 3 पॉइंट है और नीचे मेरा 3 पॉइंट है, ये है 3 पोल, ये है 3 पोल, ये कनेक्टेड है, ये मेरा कनेक्टेड है, और यहाँ से मान लीजिए मेरा लोड कनेक्टेड है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ फॉल्ट आ गया, यहाँ पे कुछ फॉल्ट आ गया, तो फॉल्ट आने की वजह से क्या होगा, ये बहुत हाई करंट इसके द्वारा फ्लो होगा। ये क्या होगा, ये फॉल्ट की वजह से यहाँ पे बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। रेटेड करंट तो है 1250 एम्पियर, लेकिन जो फॉल्ट कंडीशन होता है उसमें रेटेड करंट का बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट ये पोल के द्वारा फ्लो होता है। तो कितना अमाउंट ऑफ करंट ये पोल के द्वारा फ्लो होगा शॉर्ट सर्किट कंडीशन के वजह से, ताकि मेरा जो ब्रेकर का इंटरनल पार्ट है, जो पोल है, वो डैमेज ना हो। तो ये होता है 31.5 किलो एम्पियर तक, कि अगर इफ एनी ऑफ फॉल्ट कंडीशन, अगर वहाँ से 31.5 किलो एम्पियर तक
करंट वो पोल के द्वारा फ्लो कर गया, तब भी वो जो पोल है, वो जो इंटरनल पार्ट है, उसमें कुछ डैमेज नहीं होगा। लेकिन इसका एक टाइम शेड्यूल भी होता है कि कितना समय तक अगर ये शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा तब जाके कुछ नहीं होगा। तो वो देखिए नीचे दिया हुआ है 3 सेकंड शॉर्ट सर्किट करंट ड्यूरेशन। इसका मतलब यही है कि आप तो बोल रहे हैं कि 31.5 किलो एम्पियर तक शॉर्ट सर्किट करंट को वो फ्लो करे लगा, फ्लो वो करने देगा विदाउट एनी डैमेज। लेकिन वो कितना देर तक? वो अगर 3 सेकंड तक होगा तब जाके उसमें कुछ इंटरनल प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर वो शॉर्ट सर्किट करंट वो कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहा 3 सेकंड से ज़्यादा, तब जाके क्या होगा, ये जो पोल है, ये जो इंटरनल पार्ट है, इसमें कुछ ना कुछ डैमेज आ सकता है। तो 31.5 किलो एम्पियर जो है वो है रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट, और ये जो 3 सेकंड है वो है टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, उसके बाद क्या आता है देखिए, उसके बाद आता है शॉर्ट सर्किट मेकिंग करंट। तो ये तो पहले जो हो रहा था, पहले मेरा सर्किट ब्रेकर क्लोज कंडीशन में था। अब क्या है कि शॉर्ट सर्किट मेकिंग करंट। अभी आप मान लीजिए कि आपका ब्रेकर ओपन कंडीशन में है, आपका ब्रेकर यहाँ पे मान लीजिए कि आपका ब्रेकर अभी क्लोज नहीं है। अभी क्या है, इसमें लोड कनेक्टेड है, तो इसमें पहले से ही कुछ फॉल्ट यहाँ से ऑकर होके रखा है। अभी क्या करेंगे, अभी आप चाहते हैं कि ब्रेकर को क्लोज कमांड दें। तो अगर आप ब्रेकर को क्लोज कमांड देंगे तो तब क्या होगा, ये फॉल्ट पहले से आपका लोड साइड में रहने के वजह से ये पूरा का पूरा फॉल्ट करंट क्या होगा, थ्रू पोल ये फ्लो कर देगा, ये फ्लो कर जाएगा। तब क्या होगा, ये जो करंट इसके द्वारा फ्लो कर रहा है, ये कितना रेटेड तक ये शॉर्ट सर्किट करंट जो है उसको फ्लो करा सकता है, वो है 79 किलो एम्पियर पीक तक। कि एट ए पीक पॉइंट पर ये 79 किलो एम्पियर तक अगर मेरा लोड साइड पे कुछ प्रॉब्लम है और मेरा ब्रेकर अभी ओपन कंडीशन में है, मैं उसको चाहता हूँ क्लोज कमांड दूँ, तो जब हम क्लोज कमांड देंगे तब वो ब्रेकर क्लोज होगा। क्लोज होने के लिए उसको जो मेकिंग करंट होता है, वो मेकिंग करंट का रिक्वायरमेंट होगा। तब जाके क्या होगा, उस पूरा शॉर्ट सर्किट की वजह से जो मेकिंग करंट होगा वो 79 किलो एम्पियर तक वो सस्टेन करेगा। उससे ज़्यादा अगर होगा तब जाके क्या होगा, ये इंटरनल पार्ट जो है वही सेम बात कि जो इंटरनल पार्ट है उसको डैमेज कर सकता है। 79 किलो एम्पियर तक वो सडनली पीक अमाउंट में उसको सस्टेन कर लेगा। इसका और एक फॉर्मूला भी है दोस्त, अगर आप देखेंगे, आप लोग अगर पढ़े होंगे, तो जो मेकिंग करंट होता है ये क्या होता है, 2.5 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट होता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो ये जो मेकिंग करंट होता है, हम लोग मेकिंग करंट के लिए बात कर रहे हैं, तो जो मेकिंग करंट है, ये जो शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट यहाँ पे दिया हुआ है 31.5 किलो एम्पियर, उससे अगर 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब जाके आपका ये वैल्यू आ जाएगा। तो मेकिंग करंट का फॉर्मूला यही होता है 2.5 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। तो अगर हम 2.5 के साथ ये जो शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट 31.5 किलो एम्पियर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा शॉर्ट सर्किट मेकिंग करंट आ जाएगा, ये 79 के किलो एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी क्या होता है ऑपरेटिंग सीक्वेंस। दोस्तों ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये ऑपरेटिंग सीक्वेंस। इसको जानना आप लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये क्या है, आइए थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहले तो ओ है, उसके बाद है 0.3 सेकेंड, उसके बाद स्लैश देकर सी है, ओ है, स्लैश देकर 3 मिनट है, स्लैश देकर सी है, ओ है। अगर मान लीजिए कि ये ब्रेकर किसी ओवरलोड जो ओवरहेड लाइन है उससे जुड़ा हुआ है, अभी अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आया तो वो क्या करेगा, वो तो पहले तो ये सर्किट को ट्रिप करा देगा। ये पहले जो ओ है ये पहले क्या करेगा, सर्किट को ट्रिप करा देगा। अभी क्या है, ये सर्किट को पहले ट्रिप करा दिया, अभी ये क्या करेगा, 0.3 सेकेंड तक ये सर्किट को होल्ड करेगा। फिर क्या करेगा, बहुत बार ऐसे कंडीशन होता है
कि ओवरहेड लाइन में कुछ फॉल्ट आ गया, तो वो फॉल्ट क्या होता है, बहुत जो इनरस करंट हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है, सडन टाइम के लिए एक फ्रिक्शन ऑफ मिली सेकेंड के लिए वो बढ़ जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो करंट नॉर्मल हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सडन अमाउंट ऑफ मतलब सडन टाइम जो फ्रिक्शन ऑफ टाइम में ये फॉल्ट करंट तो इंक्रीज कर गया, लेकिन उसके जस्ट ऑफ फ्रिक्शन सेकंड ऑफ टाइम में क्या होगा, वो वापस वो नॉर्मल रेटिंग में आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, पहले तो सर्किट ब्रेकर को ऑफ कमांड दे देगा, उसके बाद ये 0.3 सेकंड ये होल्ड करेगा। उसके बाद क्या करेगा, अगर वो फॉल्ट करेंट नॉर्मल हो गया तब वो सर्किट ब्रेकर को फिर से क्लोज कमांड दे देगा। इसके लिए ये ब्रेकर के साथ एक रिले कनेक्टेड रहता है, उसका नाम है ऑटो रिक्लोज रिले। ये रिले आप लोग ध्यान से सुन लेना कि ऑटो रिक्लोज रिले रहता है। वो क्या करता है, ये कमांड देने का डिसीजन जो है ये ऑटो रिक्लोज रिले करता है। मान लीजिए फॉल्ट करंट आ गया, तो वो फॉल्ट करंट क्या है, वो इनरस फॉल्ट करंट है या फिर ओवरलोड की वजह से, वो तो ब्रेकर को पता नहीं है। वो एट द टाइम ऑफ मूवमेंट वो क्या करेगा, ब्रेकर को बंद करा देगा, लेकिन वो 0.3 सेकंड होल्ड करेगा। अगर वो 0.3 सेकंड के अंदर वो फॉल्ट करंट अगर नॉर्मल हो गया, तब जाके क्या करेगा, वो फिर से एक बार क्लोज कमांड दे देगा। अगर क्लोज कमांड देने के बाद भी देखा गया है कि फॉल्ट करंट नॉर्मल नहीं हुआ है, तब जाके क्या करेगा, वो फिर से एक बार ब्रेकर को ओपन करा देगा। ओपन करा दिया, फिर क्या करेगा, फिर वो तुरंत क्लोज कमांड नहीं भेजेगा, फिर वो 3 मिनट तक ये होल्ड करेगा, 3 मिनट तक होल्ड करेगा। तब भी जाके अगर वो देखा कि या फॉल्ट करंट नॉर्मल हो गया, फिर से वो एक बार क्लोज कमांड देगा। ये सारा का सारा जो कमांड है ये कौन देगा, ये देगा ऑटो रिक्लोजर रिले। वहाँ पे एक ऑटो रिक्लोजर रिले रहता है, वही सब जो सीक्वेंस है वो पूरा मेंटेन करता है ऑटो रिक्लोजर रिले। फिर से जाके वो क्लोज कमांड देगा। उसके बाद भी अगर फॉल्ट करंट नॉर्मल नहीं हुआ, फिर वो सर्किट ब्रेकर को ओपन करा देगा, फिर जाके वो सर्किट ब्रेकर को ऑन करने ही नहीं देगा जब तक वो फॉल्ट करंट नॉर्मल ना हो जाए। तो पहले से और एक बार सीक्वेंस समझ लीजिए अच्छे से। ये जो सीक्वेंस होता है, ये पहला जो है, मान लीजिए कोई ओवरहेड लाइन में कोई कुछ फॉल्ट आ गया, तो फॉल्ट आ गया तो पहले तो ये सर्किट ब्रेकर को ओपन करा देगा। अगर वो फॉल्ट करंट वो किस चीज़ के लिए आ रहा है वो तो ब्रेकर को पता नहीं है। अगर वो इनरस फॉल्ट करंट हो गया तो वो क्या होगा, सडनली फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए पीक हो जाएगा और सडन ऑफ फ्रिक्शन सेकंड में वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो 0.3 सेकंड तक वो होल्ड करेगा। वो होल्ड करने के बाद वो एक बार कमांड भेजेगा। ये कमांड कौन भेजेगा ना, ऑटो रिक्लोजर रिले। वो क्या करेगा, यहाँ पे क्लोज कमांड भेजेगा। फिर जाके अगर वो देखा कि वो फॉल्ट करंट रिड्यूस नहीं हुआ है, वो नॉर्मल नहीं हुआ है, तब क्या करेगा, वो इंस्टेंट उसको ब्रेक करा देगा, ओपन करा देगा, ओपन कमांड दे देगा। फिर जाके वो 3 मिनट तक होल्ड करेगा, वो सर्किट ब्रेकर को कुछ भी कमांड नहीं जाने देगा। उसके बाद जाके वो फिर से एक बार क्लोज कमांड देगा, क्लोज कमांड देगा। अगर देखा कि वो फॉल्ट करंट तभी भी वो नॉर्मल नहीं हुआ है, तो जाके सर्किट ब्रेकर को ओपन कमांड दे देगा। उसके बाद जाके कोई कमांड सर्किट ब्रेकर को पहुंचेगा ही नहीं जब तक वो फॉल्ट करंट नॉर्मल ना हो जाए। तो ये सीक्वेंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एक ब्रेकर के लिए सीक्वेंस ये एज पर आवर रिक्वायरमेंट रहता है कि हम लोग कैसा चाहते हैं उसको, उस हिसाब से ये जो ऑपरेटिंग सीक्वेंस है इसको बनाया जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये ऑटो सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे बाकी सारा जो है। बाकी सारा क्या है, ये है क्लोजिंग कॉयल का सप्लाई वोल्टेज। ये क्लोजिंग कॉयल का सप्लाई वोल्टेज ये हम लोगों को पता ही होता है कि जो ब्रेकर होता है उसमें एक क्लोजिंग कॉयल रहता है और एक ट्रिपिंग कॉयल रहता है। तो ये जो क्लोजिंग कॉयल रहता है तो वो कॉयल को पिकअप कराने के लिए कुछ ना कुछ वोल्टेज देना पड़ेगा। तो उसका वोल्टेज लेवल क्या है, 110 वोल्ट डीसी है। और वैसे ही जैसे क्लोजिंग कॉयल था वैसे ही एक ओपनिंग कॉयल भी है। ये ओपनिंग कॉयल मतलब जो ट्रिप कॉयल होता है, तो ट्रिप कॉयल का जो वोल्टेज लेवल है वो भी है 110 वोल्ट डीसी है। और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो ट्रिप कॉयल होता है ना दोस्त, वो बहुत सारे ब्रेकर पे दो दो ट्रिप कॉयल लगा रहता है। उसका ट्रिप कॉयल 1 रहता है, ट्रिप कॉयल 2 रहता है। अगर इन केस ऑफ एनी कंडीशन ट्रिप कॉयल मेरा फेल हो गया, एक ट्रिप कॉयल फेल हो गया, तो जाके मेरा जो दूसरा वाला एडिशनल ट्रिप कॉयल सब जो रहता है
वो जाके ऑपरेट करा के सर्किट को ट्रिप करा देगा। ताकि ब्रेकर में क्या होता है कि क्लोज होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अगर मेरा ब्रेकर कोई फॉल्टी कंडीशन के कारण अगर क्लोज नहीं हो रहा है तो उसके वजह से क्या होगा, मेरा प्रोडक्शन थोड़ा सा हैम्पर हो जाएगा, वो मेरा ब्रेकर चलेगा नहीं, प्रोडक्शन हैम्पर होगा। लेकिन अगर ब्रेकर मेरा ट्रिप ना हो जाए तब वो फैकल्ट फॉल्ट के रूप में वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। ताकि क्या होगा कि अगर कोई फॉल्ट हो गया, फॉल्ट के कारण वो ट्रिप नहीं हुआ तो वो सर्किट ब्रेकर ब्लास्ट भी कर सकता है, वो फैकल्ट फॉल्ट भी बन सकता है। तो इसीलिए ट्रिप कॉइल जो है वो मैंडेटरी होता है। इसीलिए दो ट्रिप कॉइल रहता है। अगर एक ट्रिप कॉइल मेरा कोई भी कारण के वजह से अगर वो मेरा फेल कर गया तो मेरा जो दूसरा ट्रिप कॉइल है वो जाके वहाँ पे एक्ट करेगा, वो मेरा ट्रिपिंग सर्किट को कमांड भेज देगा। तो ये होता है एडिशनल ट्रिप सर्किट। उसके बाद जो मोटर सप्लाई वोल्टेज, ये कौन सा मोटर होता है? ब्रेकर के अंदर भी मोटर रहता है जो मेरा स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए होता है। वहाँ पे एक स्प्रिंग चार्ज मोटर रहता है। स्प्रिंग जो चार्ज होता है वो मैनुअली भी होता है और मोटराइज्ड भी होता है। तो ये जो मोटर वहाँ पे लगा रहता है, यूनिवर्सल मोटर, उसको चलाने के लिए क्या देना पड़ता है? 230 वोल्ट AC देना पड़ता है। तो ये है मोटर का सप्लाई वोल्टेज। और उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है, ये है मास है। मास का मतलब होता है वो एप्रोप्रिएटली उसका कि कितना वेट दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया गया है। तो बाकी जो टेक्निकल जो इन्फॉर्मेशन था, ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन बस यही तक ही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसको फॉलो हम लोगों को करना चाहिए। और इसकी ये जो रेटिंग दिया हुआ है इसके बारे में हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम ब्रेकर का जो नेम प्लेट होता है उसको अच्छे से रीड कर पाए, उसको अच्छे से इंस्टॉल कर पाए। ठीक है ना? कोई भी ब्रेकर सिलेक्शन से पहले उसका हर चीज़ के बारे में हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए। तो यही था थोड़ा बहुत कोशिश आप लोगों को ये नेम प्लेट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को, हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू दोस्त, थैंक यू।